हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छी होंगी। तो आज हम इस वीडियो में जो पृथ्वीराज रासो कीर्ति है चंद्रप्रदाय जी की, तो जो अपने सिलेबस में है रेवा तट समय, तो उसकी कथा के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। किस कथा में कौन कौन से अंशों को शामिल किया गया है उसकी हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेवा तट समय की कथा। रेवा तट समय की कथा, इसमें कुछ पद्यांश कुछ व्याख्या भी है, तो हम अंत में कुछ जो मुख्य है शुरू की 8-10 खंडों की व्याख्या देख लेंगे और कुछ लास्ट की व्याख्या देख लेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले कथा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। जब देवगिरी को जीतकर चामन राय दिल्ली आया, ये आ है पहले इस तरीके से लिखा जाता था, तब कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया। फिर सामंतनाथ पृथ्वीराज से चामनराय दाहिम ने कहा कि जिस हाथी के ललाट पर शिवजी ने तिलक कर तथा जिसका ऐरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने एक हथिनी प्रदान की थी, उसी की औलाद रेवा तट पर फैल गई है। वहाँ चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। अतएव आप रेवा तट पर उनका शिकार खेलने चले। जो रूपक 2-3-4 की पंक्तियों की व्याख्या मतलब उस संचय में बताया गया है। नरपति ने जब चंद्र से पूछा कि देवताओं के ये वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गए, चंद्र ने उत्तर दिया कि हिमालय के समीप एक बड़ा भारी बट वृक्ष था। हिमालय के समीप एक बड़ा भारी बट वृक्ष था। एक दिन विचरते हुए हाथी ने उसकी शाखाएं तोड़ी। फिर मदांध हो गया। मदांध वो गिर दीर्घ तपा का आश्रम उजाड़ डाला। ऋषि ने यह देखकर श्राप दे दिया और हाथी की आकाशगामी गति क्षीण हो गई। मतलब उसमें शक्ति थी कि वो आकाश से पाताल लोक मतलब आ सकता था। तो जो हाथी की आकाशगामी गति क्षीण हो गई, तब मनुष्यों ने उसे अपनी सवारी बनाया। अंग देश के घने वन खंड के लोहिताक्ष सरोवर में श्रापित गजों का युद्ध निशिवासर क्रीड़ा किया करता था। उसी वन में पालकव ऋषि रहते थे। उनसे और हाथियों ने परस्पर बड़ी प्रीति हो गई, मतलब उनमें लगाव हो गया है। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया। कौन से राजा? राजा रोमपाद। और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। 6 तक पालकव की विरह से हाथियों के शरीर क्षीण हो गए। तब मुनि ने आकर उन्हें उनकी शुश्रूषा की और कोपल पराग पत्र छाल डाल आदि खिलाकर उन्हें पुनः स्थूल बना दिया। मतलब जो कमजोर हो गए थे उनको कोपल पराग पत्र छाल आदि खिलाकर उनको स्थूल बना दिया, मतलब मजबूत बना दिया। एक ब्रह्म ऋषि को तपस्या करते देख इंद्र डरा और उसने मुनि को छलने के लिए रंभा को भेजा। तपस्वी ने रंभा को हथिनी होने का श्राप दिया। सोते समय एक यति का वीरपात हो गया और कर्म बंधन के अनुसार वह हथिनी वहां आकर उस वीर को खा गई। ठीक, जिससे पालकव मुनि पैदा हुए उस वीर से। हे निरपित, इसलिए मुनि को हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। तो उन्होंने बताया कि जब मुनि थे उनको हाथियों से क्यों प्रीति थी, उसका रीजन ये था। तब चामुंडराय ने कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के झुंड तो हैं ही। झुंड पहले इस तरीके से झाड़ रखा जाता था, हैं ही, पर मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, ये भी ठीक है, जिनका शिकार भी आप खेल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग पक्षी और कबूतर रहते हैं। परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णनातीत है। चौहान ने यह विचार कर कि एक तो बहुपंख को कष्ट होगा, दूसरा स्थान भी रमणीक है, रेवा तट के लिए प्रस्थान कर दिया। ठीक है। मार्ग के राजा महाराजाओं ने चौहान का अभिवादन किया और नृप ने हाथियों, सिंहों, हरिणों का शिकार खेला। इसी समय सुल्तान को कष्ट देने वाले लाहौर स्थान के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला। किसका पत्र मिला? चंद पुंडीर का, जिसमें लिखा था कि तातर मारूफ खान ने चौहानी
को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गौरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है। ठीक। गौरी ने चुपचाप एक बड़ी सेना तैयार कर ली और मुसफ छूकर धावा बोल दिया गया है। चंद वीर पुंडीर के पत्र को प्रमाण मानकर चौहान 6 कोस पर मुकाम करता हुआ लाहौर की ओर चला। इधर दूतों ने यह सारा समाचार कन्नौज जाकर कमध्वज से कह दिया। पृथ्वीराज के सारे सामंत एकत्रित होकर मंत्रण करने लगे कि इस अवसर पर क्या नीति ग्रहण करनी चाहिए, मतलब कौन सी नीति अपनानी चाहिए इस अवसर पर। अनेक मत मतांतर होते होते विवाद बढ़ गया। तब पृथ्वीराज ने कहा कि सुल्तान सामने है, अब इसी मत पर विचार करो कि लड़ने मारने पर परवाना आ पहुंचा है, मतलब मरने मारने पर नौबत आ गई है। पृथ्वीराज की यह सिंह गर्जना सुनकर यह बात निश्चित हो गई कि सुल्तान से मुकाबला होगा। ठीक। सुल्तान से युद्ध होना निश्चित जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगीं। घोड़े अपने बाखरों पाखरों सहित फेरे जाने लगे। रात में 9 बजे चौहान महल में गए और अर्धरात्रि में एक दूत ने महाराज को जाकर कहा कि 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए गौरी 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। अच्छा, 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े, वो खैर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, देखा गया है। दूत द्वारा लाए गए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। उधर जहां गौरी ने चिनाव नदी पर पार की, वहीं चंद पुंडीर बर्छी गाड़े डटा हुआ था। कोलाहल करती हुई दोनों ओर की सेनाएं आगे बढ़ी और परस्पर भयंकर युद्ध करने लगीं। कुछ समय बाद पुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबला छोड़ दिया और तभी शाह गौरी चिनाव से आगे बढ़ सका। चौहान को भी एक दूत ने यह समाचार आकर सुनाया कि मारूफ खान लाहौर से 5 कोस दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज का क्रोध भभक उठा। उन्होंने कहा कि गौरी को फिर बांध लूँ, मतलब फिर से इसको पकड़ लेंगे। तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ, मतलब उन्होंने मतलब ललकारा है। चंद्राकार व्यूह में खड़े होकर चौहान के सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे। पंचमी तिथि मंगलवार को प्रातःकाल क्रूर और बलवान ग्रह मंगल के उदय होने पर महाराज पृथ्वीराज ने गौरी से मोर्चा लेने के लिए चढ़ाई बोल दी। तब बोली मंगलवार को प्रातःकाल क्रूर और बलवान ग्रह मंगल के उदय होने पर महाराज पृथ्वीराज ने नगाड़ों की जोर जोर बजते ही हाथियों के घंटे घनघना उठे, वीर गरजने लगे, आकाश में धूल छा गई जिससे अंधेरा हो गया। सुल्तान के दल वालों ने लोहे के चमकते हुए बाणों को देखकर अनुमान किया कि यह गर्दिश ने चक्कर खाया है जो रात को आया, जानकर तारे निकल आए। दोनों ओर की सेनाएं काले बादलों के समान एक दूसरे से भिड़ गईं। चित्रांगी रावण समर सिंह अपने वायु बेगी अश्व पर चढ़कर शत्रुओं के सिर पत्तों सदृश तोड़ना हुआ आगे बढ़ा। मेवाड़पति के आक्रमण ने सुल्तान की सेना में धूल उड़ा दी। मेवाड़पति के आक्रमण ने सुल्तान की सेना में धूल उड़ा दी। रावण के पीछे क्रोधित जैत पवार था और जैत के पीछे चामांड राय और हुसैन खां थे। चामन और हुसैन ने हाथियों पर चढ़कर सुल्तान की चतुरंगणी सेना को व्याकुल कर दिया तथा धाराधिपति भट्टी ने गौरी के सैन्य को उखाड़ फेंका। सेनापति जैत की अध्यक्षता में चौहान की सेना चंद्रव्यूह मतलब चंद्रव्यूह लिखा है इधर, चंद्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। कमंद नाचते थे, कटे हुए सिर चिल्लाते थे, सांगें घुस रही थी, तलवारों से तलवारें बज रही थीं। भैरव नाच रहे थे, गण ताल दे रहे थे। भयानक युद्ध होता रहा और पराक्रमी महाराज पृथ्वीराज क्रोधपूर्वक गौरी से भिड़े रहे। यह देखकर सुबट गौरी का साहस भंग हो गया। तातर मारू खान ने उसे यह कहकर प्रबोधा कि मेरे रहते सुल्तान पर आपत्ति नहीं आ सकती। सोलंकी माधव राव का खिलची खान से मुकाबला पड़ा। लड़ते लड़ते सोलंकी की तलवार टूट गई और अनेक शत्रुओं ने घेरकर अधर्म युद्ध से उसे मार डाला। गौरी की सेना समुद्र की भांति गरजने लगी। तब गरुड़ गोयन आगे बढ़ा जिससे यवनों ने विनष्ट कर दिया। गरुड़ गोविंद के पश्चात शत्रुओं को युद्धाग्नि की आहुति देकर पतंग जयसिंह भी पंचत को प्राप्त हुआ। भान पुंडीर को चारों ओर से घेरकर सुल्तान की सेना ने उसे सिरस्त्राण के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह गिरता पड़ता भिड़ा रहा और मरे जाने पर उसका कमंद 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देखकर सुरलोक में जय जय का
खौफ हो उठा। खुरासान खां ने पहलन के संबंधी खुर्रम का सामना और अपनी लंबी तलवार से उसका सर काट दिया। फिर खुर्रम के कटे हुए सिर से जब मारो मारो की ध्वनि होती रही तब उसका कबंध नाचता रहा। यह दृश्य देखकर भैरव अट्ठास कर उठे और पार्वती चकित रह गईं। तत्तर खान ने हाथी को सूंड उखाड़ने वाले आहुट को स्वर्ग भेजा। नरसिंह का संबंधी शत्रु को मारकर उसकी कटार से घायल हो अपनी तलवार से सहारा लेने में चूक कर आहत होकर गिर पड़ा। उसको गिरते देख दाहर तनोच्चा मंडा चामुंडराय भयंकर युद्ध करने लगा। अब तक रात्रि हो चुकी थी। दोनों सेनाओं ने युद्ध बंद कर दिया था। दूसरे दिन प्रातः होते ही चौहान विशाल साल वृक्ष सदृश उठा। युद्ध आरंभ हुआ और सुलख का पिता लखन मारा गया। महामाया उसको ले गई। इस वीर ने सूर्यलोक में स्थान पाया। ठीक, अप्सराएं देव वर्ण छोड़कर भूलोक में युद्ध भूमि पर आईं और मरे हुए वीरों का वर्ण करने लगी। शिव ने राम के संबंधी श्रेष्ठ सर बड़े चाव से उठाया। राम और रावण श्री का युद्ध करने वाला योगी जंघारा भी भीषण युद्ध कर स्वर्गलोक गया। अब सुल्तान गौरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर स्वयं जंग करने के लिए झुका। यह समाचार सुनकर लंगी लंगरी राय 7 सामंतों को लेकर युद्ध भूमि में धस पड़ा और अपनी तलवार चलाने की कुशलता से शत्रुओं की तलवारों की मुट्ठी ढीली करने लगा। कुछ समय बाद लंगरी राय ने एक नेत्र में बाण घुस गया और बाया हाथ कट गया। तब भी वह बराबर शत्रुओं से लड़ता रहा। दूसरी ओर लोहाना ने महमूद की पीठ फोड़कर निकाला हुआ बाण मारा और कटार लेकर झपटा ही था कि एक तीर ने तलवार के बार से उसे गिरा दिया। एक मीर मारूफ खान ने मिलकर बिड्डर को मार डाला। अब तक गौरी ने 64 खान और पृथ्वीराज के 13 श्रेष्ठ वीर काम आए। रात्रि होने से युद्ध बंद हो गया और दूसरे दिन गौरी ने 10 हाथी आगे किए और तातर खां की आज्ञा पाते ही कुहक बाण और गोले बरसने लगे। इस पर पृथ्वीराज का हाथी भागने लगा और महाराज क्षुब्ध हो गए। उनको आश्चर्य देख सामंतगण मुंह त्याग कर वज्र सदृश तलवारों के वार करने लगे। मीर भी आधे आधे योजन दौड़कर सांग चलाने लगे और गोरी चक्र फेंकने वाले सैनिकों को 4 पंक्तियों में आगे 500 शेखों को सिकर सामंतों को घेरने लगा। सामंत भी भिड़ गए और भयानक युद्ध करने लगे। खुरासानी तातर खान ने अपनी तस्वीर तोड़ डाली। गौरी ने हाथी चौहान की सेना में घुस गए। 213 प्राणी दबकर मरे। 213 सेना ने एक भाग को चतुरंगड़ी बनाकर हाथी पर चढ़कर मोर्चे पर आया। शत्रु सेना का संहार करता हुआ रघुवंशी राम मारा गया। हिंदू और मलेच्छ उल्टे पड़े थे। रंबा और भैरव ताता थे करते नाचते थे। गिद्ध मृतकों की अंतड़ियां खींचते थे। वीर पेट कटने पर तलवार के सहारे दौड़ते थे। बिल्कुल देवासुर संग्राम शरीर का युद्ध हो रहा था। चौथे दिन संग्राम होने से पूर्व रंबा ने मेनका से पूछा, अप्सरा है रंबा और मेनका। रंबा ने मेनका से पूछा कि आज तुम्हारा चित्त क्यों भारी है। मेनका ने कहा कि आज पहुनाई करने का दिन आया है। सूरवीर वीरगति पाकर विमानों में बैठ स्वर्गलोक जा रहे हैं। युद्ध भूमि में मैंने बहुत खोजा परंतु मुझे अपना वर ढूंढे नहीं मिल रहा है और यही मेरी चिंता का कारण है। रंभा ने उत्तर दिया कि हे मेनका, वहाँ उस वीर को मत खोजो जो वह तो विमान में बैठे शिव और ब्रह्मलोक छोड़ता हुआ स्वर्गलोक गया है, सूर्यलोक गया है। इंद्रवधु अपनी पूजा करने आई हैं। उनके समान आज तक ना कोई वीर उगा है, उनके समान ना आज तक ना कोई वीर उगा है और ना ही होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और हुसैन खान के पीछे घुड़सवार सेना चल पड़ी। तातर मारूफ खान और अन्य खान एक साथ दौड़ने लगे तथा गौरी क्षत्रियों के सम्मुख झूमने लगे। उसके हाथ में तलवार लरवात लेकर और मुट्ठी घुमाते हुए प्रण किया और आज पलटने तक यदि शत्रु को पराजित कर दूंगा तभी शाह कहलाऊंगा। इसके बाद गौरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण में उसने रघुवंश गुराई को मारा, दूसरे ने उसने ताककर भीम भट्टी का भजन किया और तीसरे से चौहान को घायल कर दिया। चौहान ने भी कमर संवारा और 3 बाण हाथ में लिए, परंतु जब वे यह कर रहे थे तब तक गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। हुसैन खान नष्ट कर डाला गया और गौरी तथा निसरती खां झूली बनाकर डाल दिए गए। युद्ध भूमि में चौहान की यह जय जयकार होने लगी। सुल्तान गौरी हाथी पर बांधकर दिल्ली ले जाया गया। इस समय चौहान का प्रताप मध्यम सूर सदृश था। 1 मास और 3 दिन संकट कारागार में रहने के उपरांत जब शाह ने अमीरों ने प्रार्थना की कि धन स्वरूप 9000 घोड़े
9,000 घोड़े, 700 एराकी घोड़े, 700 एराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 झली हुई ढालें, गजमुक्त और अनेक माणिक्य दिए, तथा राजा पृथ्वीराज चौहान ने सुलह कर शांति स्थापित कर गजनी गौरी शाह शहाबुद्दीन को पहना उड़ाकर उसके घर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेवा तट की कथा थी वो समाप्त होती है, रेवा तट की। तो इसमें कुछ पंक्तियाँ भी हैं जो इसी से संबंधित है, तो हम उसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देवगिरी जीते सुबट आयो चामन राय, जय जय अब कीरत सकल कही कविजन गाय, मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो तो बन आपू गज झुंड। पहली पंक्ति रूपक। जब देवगिरी को जीतकर श्रेष्ठ वीर चामन राय आया तब सब कवि उन्हें राजा पृथ्वीराज की कीर्ति का जयगान किया। ठीक है, पहली पंक्ति में जयगान हो रहा है। दूसरी पंक्ति में तत्पश्चात चामन राय ने महाराज पृथ्वीराज से मिलकर कहा कि यदि आप रेवा तट पर चलने की इच्छा करें तो वहाँ वन में अपूर्व हाथियों के झुंड मिलेंगे। ठीक, अपूर्व गज हाथी झुंड मिलेंगे। अब मन करे तो रेवा तट कहीं में कहा, राव चामन राय ने कहा, मिलत राज पृथ्वीराज से मिलने के बाद। एक कवित्त छंद है। बिंद ललाट प्रसेद करियो शंकर गजराज, ऐरापत धरि नाम दियो चढ़ने सुरराज, दानो दल तेई गज रंज उमया और अंदर, होई कृपाल हस्तनी अंग संग बगै रसी सुंदर, औलाद तास तन आय के रेवा तट बन विदे तरय, सामंतनाथ सो मिलत इब दाहिम कत उच्चरय। शंकर ने अपने ललाट के प्रस्वेद की बूंद से तिलक करके गज को गजराज बना दिया और ऐरापति नामकरण करके उसके सुरराज को सवारी के लिए दिया। शंकर ने अपने ललाट के पसीने की बूंद से गजराज को उत्पन्न किया था। उसने राक्षस समूह का गंजन कर उमा के हृदय को रंजित कर दिया और उन्होंने कृपालु होकर उसे एक सुंदर हस्तिनी प्रदान की। इन्हीं हाथियों के शरीर से इसका कुटुंब बढ़ा और रेवा तट के वन में फैल गया। सामंतों के नाथ पृथ्वीराज से मिलकर दाहिम ने इस कथा का वर्णन किया। आर्य चंद। चारि प्रकार पितबन बारन, भद्र मंद मग्र जात साधारण, पूछ चंद कवि को नरपते, सुर वाहन के माई धरत्रय। कवित्त छंद। हेमाचल उपकंठ एक बट वृष उतंग, 100 जोजन परिमाण शास्तस भंज मतंग, बहुर दुरद मद अंध दाई मुनिवर आरम, दीर्घ तपारी देश श्राप तीनों कुपितामम, अंबर बिहार गति मंद हुस्न नर अरुण आग्रह, संभर नारद कवि चंद कहे सुर गैंद इव भुव रहे। छंद 5। चमन राय पृथ्वीराज से कहता है, उस वन में भद्र मंद मृग और साधारण 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। नरपति ने चंद कवि से पूछा कि देवताओं का बाण पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया, मतलब देवताओं का बाण पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया है। रूपक। हिमालय के समीप एक बड़ा ऊंचा बट का वृक्ष था जो 100 योजन तक विस्तृत था। मतंग ने अपनी शाखाएं तोड़ी और फिर मदान हो उसने दीर्घता पर ऋषि का उद्यान उजाड़ डाला, जिसके फलस्वरूप हाथी की आकाशगामी गति मंद हो गई और नरों मनुष्य ने उसे सवारी के लिए संग्रह कर लिया। चंद कवि ने कहा कि हे संबल के राजा, इस प्रकार सुर गैंद भूमि पर रह गया। अच्छा, ठीक है। अंग देश पूरब मध्य वन सण गहबर, उज्जल जरदल कमल विपुल लोहिताक्ष सरवर, श्रापित गज को जूत करत क्रीडा निष्पासर, पाल कव्य लघु बेश रहत एक तहा रुसेसर, तिन प्रीत बंद अति परस्पर रोम पद नृसंभरई, आखेट जाई फंदन पकर दुरत आन चंपापुरे। पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के एक अति सघन वन के मध्य में लोहिताक्ष नाम का सरोवर है।
जिसका जल अत्यंत स्वच्छ और उसमें कमलों का दल प्रस्फुटक है। सरोवर में सरोवर में श्राप पाया हुआ हाथियों का झुंड दिन रात क्रीड़ा करता रहता है। वहीं पालकर नामक एक युवक ऋषि कुमार रहते थे और उनसे तथा हाथियों में परस्पर बड़ी प्रीति है। हे समलराज, राजा रोमपाद आखिर के हेतु वहां आया और फंदों द्वारा हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी चंपापुरी ले गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे खंड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा है अगर व्याख्या के तौर पे देखा जाए। कि हमने आपको इसकी कथा जो आपको बता दी है, कथा इसकी आपने अच्छे से देखी होगी, ठीक है। और जो व्याख्या थी कुछ हमने शुरू की 5-6 पंक्तियों की हमने देख ली है व्याख्या। और इस हम प्रयास क्या करेंगे, इस छोटी हमने इसको PDF को एडिट कर दिया था, थोड़ा काफ़ी बड़ी PDF है। तो इस वीडियो को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, इसकी हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हालांकि आज ही हमने इस चैनल को बनाया है, टेलीग्राम चैनल मतलब अभी बनाया, मतलब यूज नहीं करते थे इसको। तो हम इस पर इसको PDF को हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको जो मेन पॉइंट है कुछ पंक्तियाँ आप उनको देख लीजिएगा। और इसमें कथा का सार भी हमने उसमें कथा का सार भी इसी PDF के नीचे लगा हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि हमने अभी कुछ दिन पहले हमने नई सीरीज लॉन्च की है 15 ईयर्स PYQ। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, UGC नेट JRF के जो 15 साल में क्वेश्चन आए हैं, आपको पता होगा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस और नेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो जो सिलेबस इसके लिए पढ़ना है वो सिलेबस उसके लिए पढ़ना है। आप हरियाणा प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छी बात है ही। तो जो दोनों के सिलेबस में रेबा तट है तो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आप क्या करें, 15 साल की जो PYQ सीरीज हमने की है, तो इसकी इसी वीडियो के में हम आई बटन पर इसको लगा देंगे। तो आप वहाँ पर जाइए, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, तो वहाँ पर जो PYQ सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनाइए, तो वहाँ पर अभी 2 क्लासें अपलोड हुई हैं। धीमे धीमे करके वो क्लासें हम अभी 2011 और 2012 की हमने अपलोड की हैं, जून, ठीक। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन UGC ने सिलेबस के अनुरूप पूछे हैं। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में उस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बनेंगे तो आपके वो क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि पहले आ चुके हैं, आपका रिवीजन होना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे कि हमने रेवा तट की कथा का सार हमने देखा, इसी प्रकार से हम आगे जो काव्य जो हमारे सिलेबस में उनका विस्तार से देखेंगे। और फिर हम उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना जितनी भी जो अपने सिलेबस में धीमे धीमे इसी प्रकार कथा देखेंगे। जो कहानी को तो हम पूरा देखेंगे, निबंध भी पूरा देखें, उपन्यास के जो मेन पॉइंट रहेंगे उपन्यास के द्वारा ही हम आपको समझाएंगे, वही इसकी PDF बना के उसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो रेवा तट की तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।